इस इंटरव्यू के अंदर आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होता है और उस रिसर्च प्रपोजल से देन कम्स द सेकंड पॉइंट, आपका रैशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन्फरेंशियल के अंदर आप क्या लगाना चाहते हो? टी टेस्ट लगाना चाहते हो? जेड टेस्ट लगाना चाहते हो? क्या आप डिफरेंट ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हो? मोर देन 2 ग्रुप्स, एनोवा लगाना चाहते हो, एनकोवा लगाना चाहते हो, मेनोवा? तो करने को तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्यों आपके पास आंसर जरूर होना चाहिए। हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब आप पीएचडी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और एक यूनिवर्सिटी में अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करना है। सो इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर पीएचडी इंटरव्यू ताकि आप उसको सक्सेसफुली क्रैक करो। आपको पता है पीएचडी इंटरव्यू जो है वो एक जीआरएफ स्कॉलर को भी देनी पड़ती है, एक नेट कैंडिडेट को भी देनी पड़ती है, कोई रेट का एग्जाम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्रैक करता है उसको भी अपियर होना पड़ता है पीएचडी रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के अंदर। और अगर कोई सीओईटी पीएचडी एग्जाम क्रैक करके आएगा तो उसको भी ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है उसको पार करना होता है। इस इंटरव्यू के अंदर आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होता है और उस रिसर्च प्रपोजल्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है, लाइक व्हाट इज योर नेम और टेल अस अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, जो कि जनरली बहुत ही शॉर्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पैनल के पास समय नहीं होता है, बट स्टिल मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपके पास एक छोटा सा ब्रीफ अपने बारे में जरूर होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी, लाइक व्हाट इज योर नेम, योर क्वालिफिकेशन इन केस दे आस्क यू। ऑलराइट, तो चलिए अब हम टेक्निकल सवालों की ओर चलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाए वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो। तो जब मैं बोलती हूँ ये वर्ड सॉलिड, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। एंश्योर करिए कि जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीट है और उसके अंदर जो वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं वो वेरिएबल्स की जो ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है वो आपको जरूर आनी चाहिए। राइट, सो व्हेन आई से मेक अ सॉलिड रिसर्च प्रपोजल, मतलब आपको वो ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी बारीकियां जो कि मैं आपको अभी आने वाले आगे के समय में बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, कि आप अपना सबसे पहले रिसर्च टॉपिक जो है आपका टॉपिक बहुत सही होना चाहिए। उसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपको अच्छे से स्टेटमेंट के अंदर फ्रेम करना है स्टूडेंट, और इनकी ऑपरेशनलाइजेशन यानी कि ऑपरेशनलाइज वेरिएबल्स ये होने चाहिए। अब आप बोलेंगे ऑपरेशनलाइज का मतलब क्या हुआ मैम? वेरिएबल मतलब एक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल मेटाकॉग्निशन एक शब्द ले, ठीक है, मेटाकॉग्निशन तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसके अंदर आपकी कॉग्निशन भी आती है। जनरली व्हाट डू वी से? नॉलेज अबाउट नॉलेज, रिफ्लेक्शन अबाउट कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, जॉन फ्लेवल ने कॉन्सेप्ट दिया, ये सब तो आपको आना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें अगर आप शब्द लिखते हो मेटाकॉग्निशन, तो उसके कौन से डायमेंशंस के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, यानी कि आप रेगुलेशन, मॉनिटरिंग, एक्सपीरियंस, ये कुछ डायमेंशन है, इनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, या आप सिर्फ और सिर्फ मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन मॉनिटरिंग के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर के एक ऊपर और आपको शब्द देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपका एक वेरिएबल है, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, आपने अपने टॉपिक में बड़े शौक से लिख दिया और आपको ये पसंद भी है टॉपिक, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो कितने हैं ना स्टूडेंट, वर्बल भी है ना, नॉन वर्बल भी है। वर्बल की अगर हम बात करें तो वर्बल के अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं इम्प्लिसिट लिसनिंग होती है, राइट, ओवर्ट लिसनिंग होती है। स्पीकिंग के अंदर प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, पिच देखी जाती है, इंटोनेशन, ग्रामर, ये सारा का सारा चीजें देखी जाती है। राइटिंग के अंदर आपकी हैंड राइटिंग के अंदर पंक्चुएशन कैसी है, ग्रामर सही है या नहीं, वोकैबुलरी सही, सो इट इज एंडलेस, राइट। तो आप किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं? अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इन सब चीजों के ऊपर नहीं कर पाएंगे रिसर्च, इट इज एन एंडलेस टॉपिक। सो यू शुड नो कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सर और मैम अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप लिखेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर कि अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स आई विल बी स्टडिंग ओनली स्पीकिंग स्किल्स, और स्पीकिंग स्किल्स के अंदर भी मैं हो सकता है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा जो भी आप पढ़ना चाहें, राइट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो टाइटल होता है, आधे से ज्यादा बैटल जो होता है वही आपको इट कैन हेल्प यू इन विनिंग दिस बैटल, इन इमर्जिंग सक्सेसफुल फ्रॉम दिस इंटरव्यू, राइट। तो एंश्योर करिए कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को तभी डिफेंड कर पाएंगे। इसको कहा जाता है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले, जहां पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, दे आर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड। अगर आप वहां पे स्कॉलर बनना चाहते हैं तो दे ऑल्सो वांट टू नो ना आपकी क्रेडिबिलिटी। ऐसे थोड़ी ना दे विल गिव यू द रजिस्ट्रेशन आईडी ऑफ अ पीएचडी स्कॉलर। तो आपको इंश्योर करना होता है कि आपको पूरी नॉलेज है, आप एक रिसर्च स्कॉलर बनने के काबिल हैं, और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत सॉलिड है, आपको हर एरिया से पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर एरिया होता है जहां पे हमें लैक ऑफ नॉलेज होता है ना। वी एज ऑल ह्यूमन बींग्स आर हम लोगों के अंदर भी पॉलिसीज हो सकती है, हम लोगों के अंदर भी फॉल्ट्स हो सकती है, नॉलेज किसी की भी पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इट्स ओके अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, इट्स परफेक्टली फाइन। यू डू नॉट हैव टू लूज योर कूल और बिकम नर्वस, इट्स परफेक्टली फाइन। आप बिल्कुल शांत तरीके से उनको बोलिए, सर मैम आई नीड टू रिसर्च मोर अबाउट इट, और आई विल बी वेरी ग्लैड अगर आप मुझे इसके बारे में और गाइडेंस या सजेशन दे पाएंगे। इसको कभी भी गलत आंसर मत दीजिए। अगर कुछ नहीं आता उसको एक्सेप्ट करिए, और रादर उनको आप रिस्पेक्ट देके बोलो कि सर एंड मैम आई विल बी वेरी ग्लैड इफ यू कैन गाइड मी ऑन दैट। बट स्टूडेंट्स, जो आपने लिखा है उसके अंदर आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल मींस व्हाट, कौन सा रिसर्च डिजाइन जो है आप करेंगे और क्यों। क्योंकि सामने वाले आपसे पूछेंगे ना कि हमारे डिपार्टमेंट को इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम में आपकी रिसर्च का मायना क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको इंश्योर करो कि आपके रिसर्च के अंदर दम है एंड इट इज सॉलिड, और वो उनके जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो है एक फेदर इन द हैट जिसको कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू देम। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, आपका रैशनल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, और आपने देखा होगा कि मैंने ये लिखा हुआ है कि इट विल डेफिनेटली बी आस्क्ड। वो बोलेंगे क्यों, क्यों आपकी रिसर्च महत्व क्यों है, व्हाई। तो वो व्हाई बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह आपकी जो रिसर्च है वो हेल्पफुल होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसको ना किया जाए तो डिपार्टमेंट को क्या फर्क पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो ना। मतलब अगर आप इस रिसर्च को नहीं करोगे, इट मींस दैट द डिपार्टमेंट और दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज गोइंग टू लूज ऑन दैट। ये एक्चुअली में साइकोलॉजी वर्क करती है। क्या? इतना अच्छा प्रेजेंट करिए, इतना अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाइए कि सामने वाले को भी ऐसा लगे कि यस, ये रिसर्च अगर मेरे डिपार्टमेंट में होती है, इट इज गोइंग टू एड टू इट। ये नहीं कि भाई होती है ना होती है एक बराबर। रिसर्चर्स का जनरली यही होता है ना, पीएचडी में कई लोग सोचते हैं कि भैया नंबरों के लिए, पॉइंट्स के लिए कर लो, जॉब के लिए कर लो, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो, राइट। सो एंश्योर करिए कि आपका जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस, और वो तभी आएगी जब आपके अंदर पैशन है। दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि जब भी आप पीएचडी टॉपिक चूज करते हैं तो वो टॉपिक चूज करिए जो आप 5 साल तक पढ़ पाए। पैशन जब होगा तो आप उसको डिफेंड भी करोगे और उसको अच्छे से मन लगा के भी करोगे। किसी के कहने से आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना है। वही एरिया लीजिए जिसके अंदर आपको एक्सपर्टीज है, जहां पे आपका पैशन है, क्योंकि आप उस चीज को डिफेंड कर पाओगे। और सोचिए, वही टॉपिक लीजिए जो वाकई में देश के अंदर यूजफुल होने वाला है। और इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ऑलवेज चूज योर वेरिएबल्स नाइसली। और अगर आप न्यू वेरिएबल्स जो होते हैं, न्यू वेरिएबल्स समझते हैं, आई होप जो भी नए वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर कम रिसर्चेस हुई हैं उनको पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, साइबर सिक्योरिटी करके ये वेरिएबल है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे कितनी तरह की आप रिसर्चेस कर सकते हो। हमारे देश के अंदर सोशल साइंसेस के अंदर इसको इतना महत्व नहीं दिया गया, अगर दिया भी गया है तो बहुत ओवरटली दिया गया है। आप इसके ऊपर कर सकते हो, राइट। डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंटेंशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बहुत कम रिसर्चेस की गई है। सो पिक दोज वेरिएबल्स विच आर नॉट वेरी ओल्ड, ओके, बिकॉज उनके ऊपर कम रिसर्चेस हुई होंगी और आपको डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी मिलेगी। देन यू हैव टू बी थॉरो विद योर नॉलेज। अगर आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे जाओगे, जर्नल्स खुल जाते हैं, हर तरह के जर्नल्स खुलते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे वाले जर्नल्स, स्कोपस जर्नल्स, इंडेक्स जर्नल्स, टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वहां से अगर आपको आप रिसर्चर्स पढ़ सकते हैं, रिसर्च
whether it's articles or papers, well and good. नहीं तो शोध गंगा पे चले जाओ, ठीक है। शोध गंगा पे आप जाएंगे और शोध गंगा में क्या होगा कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पे आपके सोशल साइंसेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी टाइप करते हो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टाइप करते हो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप ये तो देखो, और रिसर्चेस भी, पीएचडी थीसिस भी आपके लेटेस्ट टू फॉर्मर, यानी कि अभी 2024 में कौन सी थीसिस आई है आपके ऊपर होता है, आप सेटिंग्स कर सकते हो सिस्टम के अंदर शोध गंगा पे जाके। तो एटलीस्ट ये तो देख लो कि जो शोध गंगा पे थीसिस कौन सी हुई है, लेटेस्ट थीसिस कौन सी, ये तो देखिए मिनिमल है। मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि आपको इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स के ऊपर भी पता होना चाहिए कि जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या रिसर्चेस हुई हैं। एक्चुअली में तो ऐसा होना चाहिए, बट फिजिबल नहीं होता है। तो इसलिए शोध गंगा तो सबके लिए एक्सेसिबल है, उस पे जाइए, वेरिएबल टाइप करिए या प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप करिए, एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेटमेंट तो आपको शोध गंगा पे नहीं मिलने वाली, ना ही ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन होगी। दैट्स नॉट गोइंग टू मेक योर रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सॉलिड और क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे हैं, एरे गहरे की नहीं, ऊपर ऊपर वाले की नहीं। तो एटलीस्ट शोध गंगा में जाइए, अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, जेएनयू है। तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाइए, वहां पे देखिए कि 2024 और उसके बाद आपको लेटेस्ट टू फॉर्मल की डायरेक्शन में जाना है, और चेक करिए कौन सी थीसिस डिपॉजिट हुई है, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो। क्योंकि अगर कोई पैनल में आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द लेटेस्ट एरिया डन ऑन दिस वेरिएबल और ऑन दिस सेक्टर, आप उसको कोट कर पाएंगे। और इंश्योर करिए कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल में जब रिव्यू लिखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग रिव्यू जो है वो लिखना पड़ेगा। और एनरिचिंग रिव्यू जो है वो आप किस तरह लिख सकते हो, ऑब्वियसली शोध गंगा पे तो आपको जाना ही पड़ेगा, थीसिस तो आपको पढ़नी पड़ेगी, एट द सेम टाइम साइट करते रहिए, ठीक है। एनरिचिंग रिव्यू जब आप बनाते हो तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती है, जितने ज्यादा थीसिस पढ़ोगे। और इसके अंदर मैं आपको एक टिप देती हूँ, कंक्लूजन चैप्टर पे चले जाया करो। जब शोध गंगा पे जाओगे, एक थीसिस खोलोगे तो उसके चैप्टर्स खुल जाते हैं। तो प्रपोजल बनाने के टाइम पे मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे आप चले जाइए, रिव्यू से आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको साइटेशन वाले चैप्टर पे भी जाना पड़ेगा, ताकि जिसका भी आप रिव्यू पिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरा ही पिक कर रहे हैं, कोई शर्मा पी करके कोई भी डेट दी हुई है, तो आपने कोई रिव्यू पिक किया, एंश्योर करिए कि रेफरेंसेस में जाके भी उसको पूरा का पूरा पिक कर लें कि कौन से रिसर्च आर्टिकल का पूरा नाम क्या है, कौन से जर्नल में छपा है, पब्लिकेशन क्या है, राइट। ये सारा का सारा आपने इंश्योर करना है, और ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लिखने की कोशिश करिए, इसे इनरिचिंग कहा जाता है, और कम शब्दों के अंदर, right? So it is very important that read the latest researches and cite them in your research proposal. Ensure करिए जिसको cite किया है वो references या bibliography जो भी आपने बनाया है उसके अंदर proper listed हो। अब आता है ये खेल जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है, चैलेंजिंग होता है, क्या? रिसर्च डिजाइन। Research design is the backbone of your research proposal. It is what? It is the backbone of your research. ठीक है, आपका टॉपिक बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई ये जो टॉपिक है इसको आप करोगे कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती, इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती, कितने चैलेंजेस आते हैं, यू हैव टू फेस देम। सो रिसर्च डिजाइन जो है उसके ऊपर आपको बहुत थॉरो होना पड़ेगा। रिसर्च डिजाइन क्या है, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप अपनी रिसर्च कैसे करेंगे, तो इसको आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब आप रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो अपने दिमाग में सोचो, रियली किसी डर के साथ नहीं कि आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप किस तरह रिसर्च करना चाहते हो, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो रिसर्च डिजाइन के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस लेवल का रिसर्च करना चाहते हो, कौन से लोगों के ऊपर करना चाहते हो, क्या एज ग्रुप होगा, क्या क्वेश्चनर्स होंगे, आप इंटरव्यू के थ्रू कंडक्ट करना चाहते हो रिसर्च। यानी कि कमिंग बैक टू द थिंग, आप सबसे पहले इसके अंदर ये देखेंगे कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज करें। रिसर्च मेथड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पहले ही आपको पता होना चाहिए कि भैया आप डिस्क्रिप्टिव सर्वे करना चाहते हो या आप एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हो, ठीक है।
पहले तो आप ये सोच लीजिए जब आप टॉपिक डिसाइड करते हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव सर्वे करना है या एक्सपेरिमेंटल करना है, राइट? तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव सर्वे कर रहे हैं जनरली, तो आप क्वेश्चनर्स आप बनाएंगे, राइट? तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चनर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, है ना, कौन कौन से लेटेस्ट उस वेरिएबल के ऊपर बने हुए हैं। तो ये मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है। साथ में अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो पॉपुलेशन है, यानी कौन से एज ग्रुप के ऊपर और कहाँ, एज ग्रुप क्या है, किन लोगों के ऊपर आप करना चाहते हो वो रिसर्च, यानी कि आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर, आपका जो सैंपल है वो कितना बड़ा होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है एटलीस्ट उसका प्रोपोर्शन तो आपके सैंपल में आना चाहिए। तो यू शुड बी वेरी क्लियर। रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो, अच्छा रैंडम कर रहे हो तो रैंडम में से कौन सी कर रहे हो, पर्पसिव कर रहे हो, अच्छा नॉन रैंडम कर रहे हो, नॉन रैंडम में से कौन सी कर रहे हो, पर्पसिव इसके अंदर आएगा, जजमेंटल इसके अंदर आएगा, रैंडम के अंदर आप सिंपल रैंडम कर रहे हो, लॉटरी मेथड कर रहे हो, स्ट्रैटिफाइड कर रहे हो, राइट? नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आप स्नोबॉल सैम्पलिंग कर रहे हो, जजमेंटल्स कर रहे हो, इंसिडेंटल कर रहे हो। यू शुड बी वेरी क्लियर। एक यहाँ पे टिप देना चाहूंगी, सिंपल रैंडम जो है ना, कहने में बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें सैम्पलिंग एरर बहुत कम होती है, लेकिन जनरली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नेचुरल सर्कमस्टांसेस में बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को पहले ही सजेस्ट करती हूँ कि आप कोशिश करिए, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे नॉन रैंडम लिख दीजिए, पर्पसिव लिखना है, इंसिडेंटल, स्नोबॉल लिखना है, और सिर्फ आप सिंपल रैंडम के पीछे मत जाइए क्योंकि उसमें ना लूप होल्स निकल आते हैं, राइट? एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको भी पता है सोशल साइंसेस में प्लेन प्योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होना मुश्किल होता है। और एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव भी होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, तो वो सिंपल रैंडम लिख तो जरूर देते हैं बट एक्चुअली में हो नहीं पाता। तो आप लिख सकते हो क्लस्टर सैम्पलिंग, पूरा का पूरा प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम में अपना डेटा कलेक्ट कर लो, ठीक है? कितना टाइम लगेगा आपको डेटा कलेक्ट करने में, और आप उस डेटा को स्टडी कैसे करोगे, राइट? द स्टडिंग ऑफ डेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस जो है वो आप किस तरह करेंगे। तो डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, कितने दिन लगने चाहिए आपको, आपका एग्जाम्पशन। ऐसा नहीं है कि ये लिखा जाएगा हमेशा के लिए। आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी प्री आरडीसी आरडीसी होती है और वो चेंजेस इसके अंदर करते हैं, बट ये एक बेस लेवल के ऊपर है कि एक यंग स्कॉलर है, वो देखना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्लैरिटी कितनी है। जब आपकी एडमिशन हो जाएगी वो इसके अंदर और चीजें अच्छी कर देंगे, राइट? बट बेस लेवल के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेटा कलेक्ट कितने दिनों में कर पाएंगे। अब डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? अब जाहिर सी बात है, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है ना, या सर्वे करना है, तो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा होगा। अगर आपके पास एनालिसिस के लिए कौन सा डेटा है, क्वांटिटेटिव है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आप क्या स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या देखेंगे? नॉर्मेलिटी देखेंगे। कौन से स्केल के ऊपर आप क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करेंगे? इंटरवल या रेशियो के ऊपर। क्यों करेंगे? ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैट्स लगाएंगे, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैट में क्या लगाओगे? टी टेस्ट, डिफरेंस देखना है ग्रुप के बीच में, मेल फीमेल के बीच में, है ना, एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स के बीच में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल, उसी के हिसाब से ही बनेगा ना स्केल। तो इन्फरेंशियल के अंदर आप क्या लगाना चाहते हो? टी टेस्ट लगाना चाहते हो? जेड टेस्ट लगाना चाहते हो? क्या आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हो? मोर देन 2 ग्रुप्स, एनोवा लगाना चाहते हो? एनकोवा लगाना चाहते हो? मेनोवा? तो करने को तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्यों आपके पास आंसर जरूर होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो कि मेरे को एनोवा लगाना है, तो अगर कोई एग्जामिनर पूछ ले क्यों, तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि लिख देते हैं, किसी से पूछेंगे हेल्प कर दो दीदी, हेल्प कर दो भैया, उन्होंने हेल्प कर दी, आपने लिख दिया टी टेस्ट, उन्होंने बोला टी टेस्ट होता क्या है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। 90% केसेस में यही होता है। आपने लिख दिया एनोवा, वो सामने वाला आपको पूछेगा 2 सवाल, आपके पास आंसर नहीं होगा, बस वहीं पे हो गया काम। सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाटएवर यू राइट, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, उसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मेनोवा लिख दिया है तो मेनोवा होता क्यों है? सामने वाला पूछ ले कि अगर भाई नहीं भी लगाओगे मनोवा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सो यू शुड हैव एन आंसर फॉर इट, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर मन से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, डरने की जरूरत नहीं। आजकल डराने वाले बहुत हैं। पैशन से कर रहे हैं, समझ के करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे, कोडिंग क्या होती है, कैटेगराइजेशन, ये तो बेसिक सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं
जो आपको मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वांटिटेटिव है, राइट, तो क्वांटिटेटिव के लिए आपको SPSS, आजकल R ज्यादा चलता है। क्वालिटेटिव है तो NVivo मदद कर देगा। कहाँ कहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, साइटेशन, रेफरेंसिंग, कौन सी रेफरेंसिंग करोगे, बिब्लियोग्राफी किस तरह करोगे, ये बेसिक बेसिक सवाल हैं स्टूडेंट्स, ये आपको डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। और लास्टली क्या है, इम्प्लीकेशन, आपकी रिसर्च अप्लाई कैसे हो पाएगी, आपकी रिसर्च के ऊपर फर्दर रिसर्चेस कैसे हो पाएंगी, एग्जीक्यूशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जनरली कम पूछा जाता है, ठीक है, कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च की जो इम्प्लीकेशन है, फर्दर रिसर्चेस, यूटिलाइजेशन कैसे होगी, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, ये बहुत देर बाद सवाल आता है, कभी कभी पहले भी पूछ लेते हैं, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं वो रिसर्च डिजाइन के ऊपर स्टूडेंट्स रिवॉल्व करते हैं, रिसर्च डिजाइन के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और आपके रैशनल यानी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इंश्योर करिए कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को सॉलिड बनाएं, कोई गैप ना रहे, एंड you have all the answers to their questions, and trust you me, you will emerge out successful. I hope this video has been helpful to you. अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। I will be very glad to answer them. Take care. Bye bye.